हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 324 में पावर दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जहां से जो वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं ये सब बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 324 में। यदि बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टाइम लेंथ की कि कितने समय तक वो पोस्ट पर रह सकते हैं, तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए उसी में वो अपना जो है अपॉइंटमेंट उनका कंप्लीट हो जाता है। करंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार। दूसरा क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस समूह में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो स्टेट के लिए दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि स्टेट यदि उन पे चले तो बहुत अच्छा एक देश बन सकता है। तो ये सब बातें आती हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, जो आता है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात होती है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 38 में जो बात की जाती है वो है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की। आर्टिकल 40 संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो ये भी स्टेट का ही काम है कि उनके लिए ही दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। आर्टिकल 42 में सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की जो वर्क है उसको ह्यूमन बनाया जाए, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 43 में फेयर वेजेस जो होते हैं और डिसेंट स्टैंडर्ड जो बन सके लाइफ का, उसके लिए जो भी कदम उठाने चाहिए ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये भी दिशा निर्देश की तरह स्टेट के लिए काम करते हैं। आर्टिकल 43 में वर्कर का जो पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 43 बी क्लॉज में प्रमोशन करना है कोऑपरेटिव्स का, ये बात की जाती है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जाती है कि सभी जगह एक जैसा कानून हो, लेकिन ये इंडिया में तो एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि इंडिया में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो एक जो लॉ है वो एप्लीकेबल तो नहीं हो सकता है। आर्टिकल 45 इन्फेंट और चाइल्ड केयर की बात करता है। और आर्टिकल 46 जो प्रोटेक्शन करना है एससी का, एसटी का और या फिर अदर वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, ये सब भी हमारे स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। आर्टिकल 47 में पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात आर्टिकल 48 में होती है। आर्टिकल 48 ए में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 49 में हमारा जो मॉन्यूमेंट है, इम्पोर्टेंस है नेशनल इम्पोर्टेंस की, जो भी प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाए, ये आर्टिकल 49 में बात होती है। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, ये आर्टिकल 50 में बात होती है। तो इनमें से जो ये आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आर्टिकल का आपको वो दे देंगे कि स्टेटमेंट की कौन से आर्टिकल से संबंधित है ये बात। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, ये आर्टिकल 51 में बात होती है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो देखो, आर्टिकल 75 में जो है अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए और अदर मिनिस्टर्स का ये बात होती है और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए थे ताकि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन सके। कुछ चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी थी तो इसलिए वहाँ से ली गई हैं। तो इनमें से कौन सी जो नहीं ली गई है अमेरिका से, वो सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका से नहीं ली गई है।
अमेरिका जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जबकि यूएसए में तो डबल सिटीजनशिप होती है कि स्टेट की अलग आपको और सेंटर की अलग दी जाती है। लेकिन जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसमें सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि आप किसी भी स्टेट से हैं लेकिन आपको कंट्री वाइज ही सिटीजनशिप मिलती है। हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी बार आप एलिजिबल हो सकते हैं। 9 बार ऑप्शन डी। बस आपका क्वालिफिकेशन वैसा होना चाहिए कि आप जो है एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने लायक, और आपकी एज जो है 35 ईयर तो मिनिमम होनी चाहिए, और आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड ना करते हो। ये सब क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। आर्टिकल 52 में बात करते हैं कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये भी जो प्रोसेस है इलेक्शन करना है प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से लिया गया है? इसको गलत नहीं करना, आयरलैंड से लिया गया है ये, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट प्रोविजंस लिए गए हैं वो देख लीजिए एक बार। यदि आपको ये स्लाइड नहीं दिख रही है तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें से बहुत सारे फीचर्स लिए गए थे, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर यहीं से लिया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशंस भी यहीं से लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एमरजेंसी प्रोविजंस भी 1935 के एक्ट से लिए गए थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था? एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री की जो प्रिविलेजेस होती हैं ना, और बाइक कैमरलिज्म, ये सब जो है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यूएस से क्या क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल होता है ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हाँ, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, याद रखना। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा का और जो मेथड होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, ये तीनों चीज़ें जो हैं आयरलैंड से ली गई हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग उसमें सेंटर है, ये प्रोविजन कनाडा से लिया गया है। और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, ये भी कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट आपको पता होगा क्या होती है? ऐसी लिस्ट जिस पे दोनों का ही अधिकार है, यूनियन का और स्टेट का, तो ये उसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा एक और प्रोविजन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए, अभी नया पार्लियामेंट जो बना है उसमें जो जॉइंट सिटिंग होगी वो लोकसभा में होगी, ये वाली उसमें अलग से चीज़ें नहीं बनाई गई हैं जैसे कि पुरानी में था, तो इसी वजह से ये फीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या पता ये पूछ लिया जाए, तो जॉइंट सिटिंग जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। फ्रेंच से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन करना है मेंबर ऑफ राज्यसभा का, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज़ नॉन एज? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, जापान की संसद को बोला जाता है डाइट, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट कौन से नाम से बोले जाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। तो देखो, हमारे इंडिया में तो आपको पता ही होगा संसद बोला जाता है, अफगानिस्तान में शोरा बोला जाता है, बांग्लादेश में जातीय पार्लियामेंट, एंड चाइना में नेशनल पीपल्स असेंबली। कनाडा में पार्लियामेंट बोला जाता है, कांग्रेस यूएसए में कांग्रेस बोला जाता है, भूटान में तसोगोडू बोला जाता है, और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली एंड सीनेट बोला जाता है, फ्रांस में नेशनल असेंबली बोला जाता है। तो ये याद कर लीजिए। इन विच ईयर द बोथ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट? 73rd और 74th दोनों संशोधन किस वर्ष संसद द्वारा पारित किए गए थे? तो जो ये पास हुए थे 1992 में पास हुए थे 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित हैं। तो पंचायत के कुछ आर्टिकल्स देख लीजिए। आर्टिकल 243 में बात डेफिनेशन होती है पंचायत की। 243A में ग्राम सभा के बारे में बात होती है।
243B में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पंचायत का, इसके बारे में बात की जाती है। 243C में कंपोजिशन क्या होना चाहिए पंचायत का, इसके बारे में बात की जाती है। 243D में जो रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को, उनके बारे में बात होती है। और आर्टिकल 243D में, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है 243F में। तो पार्ट 9 के द्वारा ऐड किए गए थे जो पंचायत था और म्यूनिसिपैलिटीज़ था। म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐड किया गया था पार्ट 9A में और पंचायत पार्ट 9, और ये ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के द्वारा। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक के आर्टिकल आते हैं। और इसके अलावा जो पंचायत है, इसने 11th शेड्यूल ऐड कर दिया था। 11th शेड्यूल जो होता है उसमें बात की जाती है पंचायत की, और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ की। और इस शेड्यूल ने 29 फंक्शनल आइटम जो है पंचायत को दे दिए थे। इलेक्शन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, उसको कौन कंडक्ट कराता है, तो इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराती है। 243K में बात होती है इलेक्शंस की। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही बात की जाती है आइडियल और वेलफेयर स्टेट की, कि जो देश है वो आदर्श बने और कल्याणकारी बने। इसलिए ही यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं स्टेट को कि इनके दिशा निर्देशों पे आप चलिए तो एक अच्छा समाज बन सकता है। कौन से केस के द्वारा पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का मौका मिल गया, तो केशवानंद भारती केस के बाद मिल गया था। तो देखिए, जब समय बदलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ना चेंज किया जाए, बल्कि जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ऐड करनी है उसमें ही चेंज किया जाए। यही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स चेंज करने हैं या कुछ भी चेंज करना है तो बेसिक नींव को मत हिलाइए, बाकी जो समय के अनुसार आपको लगता है उस चीज़ों को चेंज कीजिए। तो केशवानंद भारती केस में ये बात हुई थी। तो इसी के साथ कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट जजमेंट देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका आप टाइम ईयर भी याद कर लीजिए 1973। इसमें मेन थीम थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1978 में आया था, इसकी थीम थी राइट टू लाइफ जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको और एक्सपेंड करें कि जो ज़िंदगी जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से डिग्निटी से जीने के लिए, उसमें वो सब चीज़ें ऐड कर दीजिए जो ज़रूरत के हिसाब से हैं। इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1992 में ये केस आया था और इसकी मेन थीम थी रिजर्वेशन से संबंधित। नेक्स्ट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। मेन थीम थी इसमें सेक्सुअल हरासमेंट जो है वर्क प्लेस पे, उसको रोकना है। अरुण रामचंद्र शाहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2011 में आया था और इसकी मेन थीम थी एक्सेप्ट करना है पैसिव यूथेनेसिया को। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, कि माइनॉरिटी का ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है माइनॉरिटीज़ का जो एजुकेशन है या फिर जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, तो उनको चॉइस से चीज़ें करने का अधिकार है। ये बोला गया है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप जो भी मन चाहें आपका बोल सकते हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन का। 26 में आपको जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का पूरा अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है बचाए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, आर्टिकल 29 में आते हैं। और खुद की चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना ये आर्टिकल 30 में आता है। कौन सा आर्टिकल कौन एम्पावर है कि वो बाउंड्री ऑफ स्टेट को ऑल्टर कर सकता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ा घटा सकते हैं। आर्टिकल 1 में बात होती है नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। आर्टिकल 2 में एडमिशन करना है या फिर नया स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना है, ये आर्टिकल 2 में बात होती है। आर्टिकल 3 में नए स्टेट का फॉर्मेशन या फिर उसको ऑल्ट्रेशन करना है, बाउंड्रीज चेंज करनी है या फिर नाम चेंज करना है पर्टिकुलर स्टेट का, ये सब आर्टिकल 3 में बात होती है। ठीक है, और ये सब पार्लियामेंट कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से, याद रखना। फर्स्ट एवर ऐसा कौन सा स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट बना था, तो ये था आंध्र प्रदेश।
तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास स्टेट से अलग कर दिया गया था। यहाँ पे जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उस समय जो भी डेट थी वो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश 1953 में स्टेट का दर्जा मिला, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, असम को 1950 में और बिहार को भी 1950 में स्टेट का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ 2000 में स्टेट बना, गोवा 1987 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, कर्नाटका 1956 में, झारखंड 2000 में, महाराष्ट्र 1960 में, मणिपुर 1972 में, मिजोरम 1987 में, नागालैंड 1963 में। आप इसको 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। हालांकि इसकी ट्रिक भी है, लेकिन उस ट्रिक से याद नहीं रह पाता है एग्ज़ाम में, आपको वो चीज़ ही याद आएगी कि एग्जैक्टली डेट क्या थी। उड़ीसा 1950, राजस्थान 1958, सिक्किम 1975, त्रिपुरा 1972, तेलंगाना तो रिसेंट में बना था 2014 में, वेस्ट बंगाल 1950, उत्तराखंड 2000। इसके अलावा यूटीज़ का देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार 1950, चंडीगढ़ 1966, दमन एंड दीव 1987 और लक्षद्वीप 1956। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार, आपको याद हो जाएगा। कितने टाइप के जस्टिस जो हैं प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निर्दिष्ट हैं? तो प्रस्तावना में 3 तरह के जो जस्टिस हैं वो दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रिएम्बल है उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिससे क्वेश्चन बन जाता है कि ये वर्ड प्रिएम्बल में है या फिर नहीं। तो प्रिएम्बल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रिएम्बल का एम है इंश्योर करना है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कौन सी लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इंक्लूड नहीं है, तो 8th शेड्यूल में जो है लैंग्वेज आती हैं, तो इसमें इंग्लिश नहीं है जो कि 8th शेड्यूल में है। बाकी हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों ये 8th शेड्यूल में आती हैं। इनिशियली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश उनमें से अभी भी एक नहीं है। डायटी सिस्टम सेंट्रल लेवल पे कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो सेंट्रल लेवल पे 1935 के एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, और प्रोविंस के लेवल पे 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में उसको समाप्त कर दिया? तो देखिए, इनमें से यदि बात की जाए तो चार्टर एक्ट 1813, जिसमें कम्प्लीटली एबोलिश नहीं किया गया था, बल्कि कुछ कुछ हिस्से ऐसे थे जिसमें अभी भी जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड में वो है, लेकिन बाकी सब जगह जो एक अधिकार उन्होंने बनाया हुआ है वो समाप्त कर दिया। कौन कौन सी चीज़ों में वो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1830 के बाद भी? तो मोनोपोली जो ट्रेड के चाइना के साथ जो ट्रेड में थी वो अभी भी कंपनी के पास थी, और ट्रेड टीम में जो है चाय में व्यापार उसमें भी कंपनी के पास थी। तो चार्टर एक्ट 1833 जब आया तो ये जो मोनोपोली बची हुई थी ये भी कंपनी की बिल्कुल समाप्त कर दी गई कि अब सिर्फ कंपनी की मोनोपोली नहीं बची है, इस पर अब कोई भी ट्रेड कर सकता है। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि प्रिएम्बल में सब कुछ दिया हुआ है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस तरीके से है। तो जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा कि अलग से ही सिर्फ आपको देख रहे हैं आप इसको, तो ऐसे सही थोड़ी होता है। तो इसलिए प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उभर कर आया था। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किससे डील करता है? तो राज्यसभा में सीट एलोकेशन से डील करता है 4th शेड्यूल। तो आपको शेड्यूल की ट्रिक तो अब तक याद हो ही गई होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसको आप याद कर लीजिए। इससे आप जो पहले जो इसके वर्ड हैं ना, इससे ही आपको एग्ज़ाम में कोई भी आप शेड्यूल आप सोच सकते हैं और आपको कोई भी शेड्यूल आपका निकल के आ सकता है। यहाँ पे मैंने शेड्यूल का आपको पूरा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो शेड्यूल 1 में बात होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम की और उनकी बाउंड्री डिटेल्स की। तो यहाँ पे आप इसको देखते चलना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो शेड्यूल 2 में बात होती है इनॉलमेंट्स की, यानी कि जो सैलरीज वगैरह हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा की, लोकसभा की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, ये शेड्यूल 2 में आती हैं। शेड्यूल 3 में जो है अफर्मेशंस बात होती है कि ओथ और जो प्रोमिसेस हैं, अफर्मेशंस हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी अफर्मेशंस की बात शेड्यूल 3 में आती हैं। शेड्यूल 4 में जो है राज्यसभा के बारे में जो सीट एलोकेशन है उसके बारे में बात होती है, तो राज्यसभा से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को आप 5th से कनेक्ट कर सकते हैं। तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल की लॉ डिटेल्स शेड्यूल 5th में आती हैं। शेड्यूल 6 में जो अदर एरियाज बच गए हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात शेड्यूल 6 में आती है। और फेडरेशन F शेड्यूल 7 में आता है, यानी कि यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात शेड्यूल 7 में आती है। इनको फेडरेशन बोलते हैं। ओ से आप याद कर लीजिए लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और 9 से कुछ लॉज हैं जो कि सर्टेन लॉज और रेगुलेशन की बात की जाती है 9th शेड्यूल में। 10th में डिफेक्शन को याद कर लीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन। तो शेड्यूल 10 में डिस्क्वालिफिकेशन जो MP और MLA की है उसके बारे में बात की जाती है। P से पंचायत, M से म्यूनिसिपलिटीज़। तो शेड्यूल 11 में पंचायत की पावर और शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपलिटीज़ की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आर्टिकल दिया हुआ है और उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें से बाकी ये तीनों सही हैं। आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात होती है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 में होती है, लेकिन सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल 48 में बात नहीं होती है। आर्टिकल 48 में तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का, इसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 50 का है ये बात। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 में बात होती है प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का, तो आर्टिकल 51 से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसके रिकमेंडेशन पे इनकॉर्पोरेट की गई थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनकॉर्पोरेट हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं? तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, आर्टिकल 52 में बात होती है। और कैसे इलेक्ट होते हैं? तो सभी जो इलेक्टेड मेंबर हैं राज्यसभा के और लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, सिर्फ इलेक्टेड लोग भाग लेते हैं, नॉमिनेट नहीं लेते हैं। तो ये सब भाग लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। कौन सा आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर में? तो आर्टिकल 143 में बात होती है कि प्रेसिडेंट को यदि ऐसा लगे कि कुछ कंसल्ट करने लायक है सुप्रीम कोर्ट से तो वो कर सकते हैं। चेयरमैन कौन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यहाँ पे जो भी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं उनको देख लीजिए। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सरदार पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइब एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी की 2 सब कमेटी थी जिसमें फंडामेंटल राइट सब कमेटी के JB कृपलानी थे और माइनॉरिटी सब कमेटी के HC मुखर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिस समय पार्टीशन हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय प्रेसिडेंट JB कृपलानी थे। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा जो प्रोविज़न है कहाँ से लिया गया है। आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो चेयरमैन जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का इंडियन पार्लियामेंट में कौन अपॉइंट करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टेब्लिश 1921 में हुई थी। इसमें मेंबर 22 होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इसका 1 साल होता है। फंक्शन इसका होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसको एग्जामाइन करना एनुअली। यदि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट का ये रिजाइन करना चाहता है तो किसको रिजाइनेशन देगा? तो वो अपने रिजाइनेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को, ऑप्शन C। आर्टिकल 179B में ये बात है कि स्पीकर यदि लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रिजाइनेशन डिप्टी स्पीकर को दे सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्स आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? तो ये है आर्टिकल 270 के अंतर्गत जो टैक्स है और लेवी और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। जो ओथ ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर्ड कन्विक्ट बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज़ बीन मेड बाय। न्यायालय द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पार्लियामेंट इसको देती है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से है? तो लोअर करना है वोटर्स की एज को, ये 61st अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। दिनेश गोस्वामी कमेटी का कंसर्न किससे है? तो ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, तो इनमें से कौन सा चुनाव जो है चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? तो लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो हैं इसको इलेक्शन कमीशन नहीं कराया जाता है, बल्कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराते हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस। तो 243K और 243ZA में इलेक्शन जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। Who has been authorized through Constituent Finance Commission to review finance position of पंचायत, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के लिए किससे अधिकृत किया गया है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट को अधिकृत किया गया है कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि फाइनेंस पोजीशन जो है पंचायत की उसको रिव्यू किया जाए। द कमेटी विच रिकमेंड कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंसली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश जो है ये LM सिंघवी कमेटी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन द लोकसभा, राज्यसभा कैन विद होल्ड इट मैक्सिमम अप टू, यदि कोई धन विधेयक जो है लोकसभा में स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा के पास जो ये पावर है 14 डेज तक ही सीमित है, इसके बाद वो अपने पास नहीं रोक सकती है। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो इनमें से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये जो है डिसाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, उनका ही निर्णय अंतिम होता है ये डिसाइड करने में कि मनी बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।